हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। कुछ पॉलीमराइजेशन के टेक्निक्स हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक दूसरा रिएक्शन था टाइप, जो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। So let's begin. Polymerization process. Polymerization is a process in which the small molecule monomer combines chemically to produce a large chain network molecule polymer. तो पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं? वो एक ऐसा प्रोसेस होते हैं, एक ऐसा मेथड होते हैं जिसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम मोनोमर कहते हैं, वो केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं, जो कि चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक नेटवर्क के फॉर्म में हो सकते हैं। वो पॉलीमर किसके बने हुए होते हैं? मोनोमर से बने हुए होते हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हम पॉलीमर बना सकते हैं रिस्पेक्टिव मोनोमर्स, मतलब कि सेम मोनोमर्स के का पॉलीमर बनाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम ईथीन कहते थे, और दूसरा मोनोमर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों मोनोमर क्या है? सेम है, राइट। जब सेम मोनोमर्स कंबाइन होके एक पॉलीमर बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लास्टिक्स आर मेड। जो हमारे पास जो प्लास्टिक्स होते हैं, घर में हम यूज़ करते हैं, वो कैसे बनता है? इसी प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनता है। इसलिए ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। There are two general type generally there are two general types of polymerization process. Generally क्या है कि polymerization कितने तरह के होते हैं? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि polymerization एक होते हैं एडिशन, जिसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो हमने पहले कवर कर लिया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं लास्ट में चैप्टर्स का रिवीजन भी कर लूँगी और आप लोगों को टेस्ट भी दूंगी, ताकि आप लोगों को याद हो सके और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। व्हेन द मोनोमर यूनिट्स विच आर अनसैचुरेटेड नेचर आर रिपीटेडली एडेड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन में क्या होता था कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, वो रिमूव होते थे, जबकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है? ऐसा नहीं है। इसमें क्या होते हैं? जो मोनोमर होते हैं वो अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, जिसके डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उस तरह के जो मोनोमर्स क्या होते हैं? रिपीटेडली ऐड होते जाते हैं ताकि एक लंबी चेन बन सके। और इसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, उसका रिमूवल नहीं होते हैं। ठीक है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर कहेंगे। द प्रोसेस इन विच द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एडिशन पॉलीमराइजेशन। और वो प्रोसेस जहाँ पे जो पॉलीमर बनता है, एडिशन पॉलीमर बनता है, उसी प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली अकर्स अमंग द मोनोमर्स विच कंटेन डबल बॉन्ड्स। ये वही बात हुई जो एडिशन पॉलीमराइजेशन उस मोनोमर्स में होते हैं जिन मोनोमर्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलीइथिलीन, प्रोपाइलिन, फॉर एग्जांपल प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन क्या है? आइसो प्रोपेन है। ठीक है। आइसोप्रोपेन जिसमें क्या है? एन नंबर ऑफ, जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड, जो कि अनसैचुरेटेड है। जब इसमें हमने पॉलीमराइजेशन सेम तरह के पॉलीमराइजेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स हमने ऐड किया, तो इसमें क्या हुआ? होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन। होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब जिसमें सेम तरह के मोनोमर्स ऐड होके पॉलीमराइजेशन हुआ और लास्ट पे पॉलीप्रोपाइलिन हमें मिला। तो ये इसका पॉलीमर मिला। नेक्स्ट है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन भी अगर एन टाइम 1,3-ब्यूटाडाइन अगर पॉलीस्टाइरीन के साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? हीट और कोएडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या है? डिफरेंट तरह के मोनोमर्स हैं, जिसमें एक है अनसैचुरेटेड लीनियर चेन है, जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। दूसरा है बेंजीन रिंग के पास
ईथीन ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो एक तो एरोमेटिक हुआ, दूसरा अनसैचुरेटेड। तो इसमें कोएडिशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद ब्यूना एस बनता है। Thus, as a result of addition polymerization, the double bond change to a single bond. जैसे ही पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, जो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट्स कैन बी लिंक्ड इन दिस वे। और इसी तरह आगे जो मोनोमर्स आते हैं वो भी इसी तरह लिंक्ड होते जाते हैं। द एडिशन पॉलीमराइजेशन नॉर्मली अ चेन रिएक्शन। अगर हम देखा जाए तो एडिशन पॉलीमराइजेशन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये चेन रिएक्शन की तरह है, जिसमें चेन इज बिल्ड अप बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर, जहाँ पे चेन लंबी होती जाती है जैसे अगर हम मोनोमर यूनिट्स को ऐड करते जाएं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और कभी कभी इसलिए हम इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट्स सच एज द फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस एंड कार्बोनाइंस। इसमें बहुत तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स हुआ, इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और कार्बोकेटाइन जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कार्बोनाइन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बोकेटाइंस में क्या होते हैं, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Thus, let's us discuss the chain growth polymerization based upon the different mechanism. अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, उसको हम डिफरेंट तरीके के से डिफरेंट मैकेनिज्म से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसी का एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या है, एक हिस्सा है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। The free radical polymerization normally occurs at high temperature and under pressure, in the presence of small amount of the organic peroxide, which acts as a catalyst and help in initiating the free radical mechanism. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो कि नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे होते हैं, किसके प्रेजेंस में, अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डालें, जिसमें डबल ओ ग्रुप क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, अल्काइल ग्रुप साइड्स पे होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा हम डालें, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह, मतलब कि रेट को रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, और और इसके बाद क्या होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं, क्या, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। Just in other such mechanism, it proceeds in 3 steps. Just as in other such mechanism. अब इसके जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। एक तो इनिशिएशन हुआ, दूसरा प्रोपगेशन हुआ, तीसरा टर्मिनेशन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सबसे पहले तो हमने कैटलिस्ट डाला, राइट। सो कैटलिस्ट है जो कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड था, जहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या है, ओ बॉन्ड ओ ग्रुप होते हैं। ओ ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, किसके बीच में, 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में। अल्काइल कोई भी हो सकते हैं, बेंजाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस पेरोक्साइड में सबसे पहले होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब कि इक्वली इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं उसमें ब्रेकिंग होते हैं, और उसमें ब्रेक होने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और 2 अल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो बेंजाइल पेरोक्साइड जिसको हम BPO कहते हैं, और एजो आइसोब्यूटानाइट्राइल जिसको ABIN, जो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ द अल्कीन्स। अल्कीन्स के जो फ्री रेडिकल अल्कीन्स होते हैं उसकी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कैटलाइज करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं, या तो हम एजो आइसोब्यूटानाइट्राइल भी हम ऐड करते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है, हमने क्या किया,
इसमें हमने इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या डाला, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड डालने के बाद जब इसको हमने होमोलिसिस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ, दो अल्कोक्सी बेंजोक्सी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हुआ। जैसे ये कन्वर्ट हुआ और साथ में ही हमें क्या निकला, और जैसे इनमें फर्दर हीटिंग हुई तो इसमें हमें बेंजीन का फ्री रेडिकल्स मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 2 रिमूव हो गए। और दूसरी तरफ जो कैटलिस्ट हमने डाला वो ABIN क्या है, एजो आइसोब्यूटार नाइट्राइल। ABIN, जब ABIN होते हैं, जब इसकी होमोलिसिस हुई, सेम हुआ जैसे बेंजोल पेरोक्साइड का हुआ, इसमें 2 रेडिकल्स बने और डाइनाइट्रोजन रिमूव्ड हुआ। However, the tertiary butyl peroxide is commonly used as a initiator chain and undergo hemolysis to form free radical. जबकि जो टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है, जिसमें वो पेरोक्साइड जिसमें क्या होते हैं, टर्शरी, उसकी जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्शरी होता है, और ब्यूटेन होते हैं। ब्यूटेन मतलब कि उसमें 4 नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, टोटल 6 कार्बन। CH3 कितना है, 6, राइट। तो जो कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चेन पर्टिकुलर रिएक्शन के जो चेन होती हैं उसको हम इनिशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, अंडरगो होमोलिसिस टू फॉर्म। और जैसे जैसे होमोलिसिस होती है फ्री रेडिकल्स बनता है, जहाँ पे हम जो आर होते हैं वो क्या है, CCH3। कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मिथाइल ग्रुप। जो कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। सबसे पहले हमने बात किया बेंजोइल पेरोक्साइड, फिर उसके बाद हमने बात किया एजो आइसोब्यूटा नाइट्राइल, एंड तीसरी हमने बात की टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड के बारे में। और जैसे चेन बढ़ती जाती है, चेन प्रोपोगेशन होती है, और जहाँ पे फ्री रेडिकल्स बना था, अल्कोक्सी का फ्री रेडिकल्स बना था, वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, इथिलीन, जो कि हमारा मोनोमर है। और जैसे इथिलीन बना और इसी इथिलीन का हमें क्या मिला, फ्री रेडिकल मिला। अब ये इथिलीन का फ्री रेडिकल आगे जाके n नंबर ऑफ द मोनोमर के साथ ऐड होके क्या बनेगा, एक लंबी चेन ऑफ फ्री रेडिकल बनेगा। अब चेन प्रोपोगेशन में हम बात करेंगे। इन दिस स्टेप द रेडिकल साइट एट द फर्स्ट मोनोमर यूनिट अटैक्स द पाई बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं, जो जो पहला मोनोमर बना उसका जो रेडिकल अटैक करता है किसको, किसको अटैक करता है, डबल पाई बॉन्ड को अटैक करते हैं। अब दूसरा जो मोनोमर आ रहे हैं उसके, दिस रिजल्ट इन द लिंकिंग अप ऑफ द सेकेंड मोनोमर। इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड मोनोमर होते हैं यूनिट, उसके साथ लिंक्ड अप हो जाते हैं फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रेडिकल साइड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट मोनोमर टू द सेकेंड मोनोमर के ऊपर रेडिकल को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले तो पाई बॉन्ड को अटैक किया, राइट। फिर उसके बाद लिंकिंग हुआ उस मोनोमर के साथ। फिर थर्ड स्टेप पे हुआ, क्या हुआ, रेडिकल का जो ट्रांसफर होते हैं वो सेकेंड के ऊपर हो गया। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूइंग अटैक ऑफ द फ्रेश मोनोमर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो मोनोमर होते हैं वो रेडिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोनोमर को अटैक करते जाते हैं, न्यू मोनोमर जो फ्रेश आ रहे हैं, एंड की बैटिंग द मोनोमर्स टू द ग्रीन चेन टिल द। और तब तक ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होते रहते हैं जब तक फ्री रेडिकल साइट को कोई और इम्प्योरिटीज डाल के प्रोसेस को टर्मिनेट ना करे, ठीक है। दो द चेन टर्मिनेशन क्या होते हैं, इन दिस स्टेप द ग्रोथ पॉलीमर चेन इज अरेस्टेड। इस चेन टर्मिनेशन में, इस स्टेप में क्या होते हैं, जो पॉलीमर चेन हमारे ग्रो होते जा रहे थे, राइट, उसको हम स्टॉप करें, उसको अरेस्ट मतलब उसको उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम टर्मिनेशन का स्टेप लेंगे। लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल्स में ईदर कंबाइन बाय कपलिंग और बाय डिसप्रोपोर्शनेशन लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। इसका अब चेन टर्मिनेशन का करने का भी 2 तरीके होते हैं। एक तो हुआ क्या, कपलिंग, दूसरा हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन। अब कपलिंग क्या होते हैं, कपलिंग इज अ caused as a result of collisions in the growing chain। जैसे
जो चेन्स ग्रो हो रहे थे, जब उसमें कोलिजन होगा ईदर एज सच और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो ऐसे होगा या तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अगर हम ग्रीन चेन को अगर हम कोलिजन करें कोलिजन करें, उसको हम क्या कहेंगे? कपलिंग प्रोसेस कहेंगे। अगर हम दो फ्री रेडिकल्स को हम कोलिजन्स करेंगे तो कपलिंग होगा, राइट। तो इस कपलिंग के प्रोसेस से या तो हम कैटलिस्ट डाल सकते हैं या तो बिना कैटलिस्ट के भी हम बिना कैटलिस्ट के कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस से क्या होगा? या तो उस चेन को टर्मिनेट होगा, एट द एंड हमें प्रोडक्ट पॉलीमर मिल जाएगा। या तो दूसरा तरीका ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है? द डिस्प्रोपोर्शनेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स बाय वन फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द अदर। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होते हैं? जब वन फ्री हाइड्रोजन के एक फ्री रेडिकल को अगर एक्सेप्ट करे बाय वन फ्री रेडिकल फ्रॉम द अदर, अगर ऑफ द अदर विच इज कन्वर्टेड टू एन अल्कीन। इसमें क्या होते हैं? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हाइड्रोजन के, जो फ्री रेडिकल्स उसको अगर एक्सेप्ट करे बाय वन फ्री, अगर एक जो फ्री रेडिकल उसको एक्सेप्ट करे, जो कि फर्दरली उसको कन्वर्ट करते हैं किसको? जो कि अल्केन में कन्वर्टेड कर, विच इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन इज कॉज्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होते हैं? जब एक हाइड्रोजन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको अगर एक्सेप्ट करे बाय, क्यों कौन एक्सेप्ट करे? बाय फ्री, दूसरा जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है वो अगर एक्सेप्ट करे, जो कि फर्दरली कन्वर्ट होते हैं किस में? जो फर्दरली कन्वर्टेड होते हैं किस में? अल्कीन में, राइट। सो द चेन विच गिव्स हाइड्रोजन एटम्स इज स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। और जो वो चेन जो हाइड्रोजन एटम्स देते हैं वो बाद में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर स्टेबलाइज होते हैं, विच एक्सेप्ट and the chain which accept hydrogen is stabilized by utilizing the two electrons। और वो चेन जो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, एक मिलता है उसको हाइड्रोजन से, दूसरा मिलता है उसको ग्रोइंग चेन से, राइट। सो इस तरह के से डिस्प्रोपोर्शनेशन, दो फ्री रेडिकल्स हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस हुई, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन में, और अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह के से हमें मिला, एक तो अल्केन मिला, दूसरा मिला अल्कीन जो कि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, दूसरा मिला अल्केन। This method of chain termination takes place by transfer the reaction। इस तरीके के जो चेन टर्मिनेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन को ट्रांसफर के प्रोसेस से होते हैं। इन द टर्मिनेशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द कपलिंग और टर्मिनेशन में या तो कपलिंग से होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन से होते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर डेड और नॉट रिएक्टिव। और जो लास्ट पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिएक्टिव नहीं होता, मतलब कि स्टेबलाइज होते हैं, और इस तरीके से आगे प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ द ट्रांसफर रिएक्शन के केस में हाउ द ग्रोथ ऑफ वन पॉलीमर चेन इज स्टॉप। एक पॉलीमर चेन की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, फॉर्मिंग अ डेड पॉलीमर। किस तरीके से? एक ऐसा पॉलीमर बनता है जो बाद में रिएक्टिव नहीं होता, विद साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल कैपेबल ऑफ, और साथ में एक ऐसा फ्री रेडिकल बनाते हैं, नया फ्री रेडिकल, जो कि जिसको हम फ्रेशली न्यू चेन ग्रोथ को हम बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बनता है डेड, दूसरा है और साथ में न्यू फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि फ्रेशली हम पॉलीमर चेन को हम आगे ग्रो कर सकें। एक बना सो अल्काइल, एक बना अल्केन, दूसरा एक फ्री रेडिकल जो कि बचता है और आगे जाके वही क्या बनता है? रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। एक बनता है डेड पॉलीमर, दूसरा बनता है एक फ्री रेडिकल जो कि आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है hence the termination of one chain growth and the initiation of new takes place simultaneously। इसलिए जो एक चेन
एक चेन की जो ग्रोथ होती है वो टर्म मतलब ख़त्म हो जाती है, और एंड द इनिशिएशन ऑफ न्यू वन टेक प्लेस, और साथ में एक नया चेन भी बनते हैं जो कि फर्दर हमें आगे और चेन को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, चेन ट्रांसफ़र कहेंगे। सो विद दिस आज हम इतना तक ही रखेंगे। लेक्चर काफ़ी छोटा रहा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में, जिसमें केटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा, आयनिक पॉलीमराइजेशन होगा, और इसके साथ हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारा ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट लास्ट पे हम पढ़ेंगे क्या, कोपॉलीमराइजेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच।